बालाजी, तू समझता क्यों नहीं बेटा? तेरे पिता की अब उम्र हो चली है। कब तक विदेशों में रहकर वहाँ के लोगों के लिए जीता रहेगा? अब वापस आजा। तेरे पिता को तेरी जरूरत है। इतने बड़े बिजनेस को संभालना अब इस बूढ़े के बस की बात नहीं रह गई है। क्या हुआ जी? आज बड़े परेशान से दिख रहे हैं। कब से देख रही हूँ बेटी की तस्वीर से बातें किए जा रहे हैं। कोई खास वजह है क्या? क्या बताऊं सरस्वती, जब से मैंने होश संभाला पैसे कमाने में लग गया। सोचा जैसे जीवन मैंने जिया है मेरा बेटा ना जिए। लेकिन इतनी धन संपत्ति का क्या लाभ जब वही हमारे पास नहीं। कितनी बार बोल चुका हूँ वापस लौटा आकर इस बिजनेस को संभाल, लेकिन वह तो विदेश की चकाचौंध में जैसे खो सा गया है। ऐसी बात नहीं है जी, उसे आपकी बहुत चिंता है, लेकिन वो खुद के दम पर कुछ करना चाहता है। हाँ, आपने खुद ही पहचान बनाना चाहता है, बस इसलिए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ, वो मेरी बात नहीं टालेगा। सरस्वती ने श्रीनिवासन को आश्वासन तो दे दिया था, लेकिन वो जानती थी बालाजी को मनाना इतना भी आसान नहीं है। बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ। तेरे पिताजी थकने लगे हैं, उनसे काम नहीं हो पाता। अब तू वापस लौट आ बेटा। आखिर यह बिजनेस, ये संपत्ति तेरी ही तो है। हमारे बाद ना चाहते हुए भी तुझे ही संभालना पड़ेगा, तो अभी क्यों नहीं? ठीक है माँ, मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन इस बारे में पिताजी को कुछ मत बताना। मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। दोनों में हुई इस बातचीत के कुछ दिनों बाद ही बालाजी अपने घर पहुंचता है। उसे यूं अचानक आया देखकर श्रीनिवासन खुशी से पागल हो उठते हैं। अरे बेटा, तू बिना बताए हुए यूं अचानक से? हो, आखिर तुझे अपने इस बूढ़े बाप की याद आ ही गई। अरे पिताजी, आप भी कैसी बातें करते हो? माता पिता को याद थोड़ी न करना पड़ता है, वो तो दिल में खास जगह बनाकर बैठे होते हैं। अच्छा, विदेश जाकर मेरे बेटे ने बातें बनाना भी सीख लिया है। अरे मेरे लाल, कितना कमजोर लग रहा है। क्या हुआ, तुझे खाने को नहीं मिलता था? क्या माँ, तुम भी? इतना फिट तो हूँ मैं। अब क्या चाहती हो तुम? खा खा कर गुब्बारे जैसा हो जाऊं? बेटे की घर वापसी से खुशी के मारे श्रीनिवासन के तो जैसे पैर ही जमीन पर नहीं थे। सरस्वती, इतने सालों बाद मेरा बेटा वापस लौटा है। एक पार्टी तो बनती है। आखिर पूरे शहर को भी तो पता चलना चाहिए मेरी शान, मेरी जान वापस आ गई है। श्रीनिवासन इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने। पिताजी, आपको तो पता ही है, मुझे ये सब शोर शराबा और दिखावे की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। बेटा, इसे दिखावा नहीं बल्कि खुशियां बांटना कहते हैं। सुनिए जी, अब बालाजी नहीं चाहता तो पार्टी रखनी ही क्यों है? और वैसे भी वो इसी चकाचौंध की वजह से विदेश जाकर बस गया था। अब वापस आया है तो फिर से शुरू मत हो जाइए। श्रीनिवासन को सरस्वती की बातें समझ में आती है। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और रात के वक्त खाने की टेबल पर। पिताजी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं कल आपके साथ चलकर फैक्ट्री के काम काज संभाल लेता हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं, जिस बिजनेस को मेरे पिता ने इतनी मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसकी नींव में कोई दीमक तो नहीं छुपा बैठा। अरे बेटा, हमारे सभी कर्मचारी बेहद ईमानदार और सुलझे हुए हैं, तो इसके लिए तो तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। और हाँ, जहाँ तक फैक्ट्री आने का सवाल है तो वहाँ तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे तुम सारी चीजें समझ लोगे तो ठीक रहेगा। वैसे भी आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो जितनी जल्दी तुम काम संभाल लोगे उतनी जल्दी तुम्हारे बूढ़े पिता के कंधों से कुछ बोझ कम हो जाएगा। पिताजी, क्या आपने कभी हमारे गांव वाले प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया है कि कितना खर्च हो रहा है, आमदनी कितनी हो रही है? क्या कभी इसका हिसाब किताब देखा है? अरे बेटा, इसमें देखना क्या है,
हमारे सभी प्रोजेक्ट में हमारे गांव वाला ही काम तो सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला है। इसी मछली के व्यापार ने तो तुम्हारे पिता को कहां से कहां पहुंचा दिया। और पिताजी, मुझे तो लगता है यह व्यापार आपके मैनेजर माधवन को भी कहां से कहां पहुंचा देगा। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? पिताजी, मैं यह बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारी मछली के व्यापार में कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है, और वह गड़बड़ क्या है इसका पता लगाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बेटा, माधवन हमारा पुराना मुलाजिम है, उसके ऊपर शक करना व्यर्थ हो सकता है। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। पिताजी, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अकाउंट्स की फाइल देखने पर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ठीक है बेटा, तुम्हें अपने शक को दूर करने के लिए जो करना है वह कर सकते हो। वैसे भी अब यह सारा बिजनेस तुम्हें ही तो संभालना है। अच्छा बेटा, यह बताओ, तुमने कुछ सोचा है कि इस गड़बड़ी का पता तुम कैसे लगाओगे? हाँ, योजना तो है पिताजी, लेकिन मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। बेटा, क्या सोच रहे हो और मन ही मन क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, कुछ भी तो नहीं, वह तो मैं बस ऐसे ही। बालाजी ने अपने आगे की योजना तैयार कर ली थी। उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि कोई भी उसके पिता की शराफत और नेक दिली का गलत फायदा उठाए। इसीलिए अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वो बिना किसी को कुछ बताए अगली सुबह ही अपने गांव कनकपुरा के लिए निकल पड़ता है। उसने इस सफर के लिए खुद को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने साधारण कपड़े पहने और आम लोगों की तरह बस में सवार हो अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसे पता था उसकी ये यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन उसने इसके लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। गांव तो आ गया, अब अंदर चलता हूँ। देखता हूँ कि इस माधवन ने जो इतने सालों से पिताजी की नजरों में अपनी छवि बना रखी है वह कितनी असली है। बालाजी खुद से बातें करता हुआ गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर बढ़ता चलना जा रहा था। गांव की धूल मिट्टी में उसके पैर गंदे हो चुके थे, मगर उसके इरादे पक्के थे। वो गांव की खूबसूरती, वहाँ की ताजगी को महसूस करता हुआ चला जा रहा था। तभी उसकी नजर तालाब पर कपड़े धोती एक लड़की पर पड़ती है। उसकी नीली आंखों की गहराई ने बालाजी के बढ़ते कदमों को जैसे बांध दिया। वो बिना पलकी झपकाए उस लड़की को निहार ही रहा था कि तभी, ओए, कब से देख रही हूँ तुम्हें इतनी अजीब नजरों से घूरे जा रहे हो मुझे। आज से पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? देखा तो है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं। क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं, जरा फिर से तो कहना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो क्या है ना, मैं इस गांव में नया आया हूँ, किसी को ढूंढ रहा था जो मेरी मदद कर दे। अब तुम मिल गई हो तो सोच रहा हूँ तुमसे ही मदद मांग लूं। अरे रे रे रे, बड़े आए मदद मांगने वाले। मैं जान ना पहचान, ऐसे कैसे मैं तुम्हारी मदद करूँ? मेरी माँ कहती है अजनबियों से ज्यादा बात करना सही नहीं होता। तो चलते बनो यहाँ से और किसी और को ढूंढ लो अपनी मदद के लिए, समझे? अरे रे रे रे, ये क्या बात हुई? तुमने वह कहावत नहीं सुनी क्या कि अतिथि देवो भव? मैं तुम्हारे गांव में नया हूँ तो मैं तो यहाँ पर अतिथि हुआ ना, और अतिथि भगवान के समान होता है। तो क्या तुम भगवान को नाराज करना चाहती हो? उमा बालाजी की मीठी मीठी बातों से बहुत प्रभावित होती है। वो उसे एक भला इंसान लगता है। अच्छा चलो बताओ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? देखो, मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ, तो क्या तुम बता सकती हो मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? और साथ में रहने की व्यवस्था भी हो जाती तो सही रहता। देखने में तो तुम पढ़े लिखे लगते हो। ऐसी कौन सी वजह है जो तुम काम की तलाश में गांव गांव भटक रहे हो? क्या कहा तुमने? पढ़ा? अरे नहीं नहीं नहीं,
मैं तो बस इतना ही पढ़ा हूँ कि अपना नाम लिख सकूं। बाकी मुझे देखकर अक्सर लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है जैसा तुम्हें हुआ। अच्छा चलो चलो, ज्यादा बातें मत बनाओ। वैसे तो तुम्हारे कपड़े देखकर तुम किसी फटीचर से कम नहीं लग रहे हो। उमा की प्यारी प्यारी बातें और मीठी नोकझोंक बालाजी को उसके प्रति और आकर्षित कर रही थी। फिलहाल वो अपने यहाँ आने के मकसद के बारे में सोचता है और उमा से कहता है, सुनो, हम दोनों कब से आपस में बात किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा। वैसे मेरा नाम बालाजी है, और तुम्हारा? वैसे तो मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बताती, लेकिन तुम भले इंसान लगते हो इसीलिए बता रही हूँ। मेरा नाम उमा है और मैं इस गांव में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। अच्छा हाँ, तुम काम के लिए पूछ रहे थे ना? तो यहाँ तुम्हें काम तो मिल जाएगा, लेकिन उस काम के तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे। वैसे काम क्या होगा? देखो, हमारे गांव में मछली पालन का काम होता है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पे होता है, जिसके लिए काफी सारे कर्मचारी लगते हैं। कोई मछलियाँ पकड़ता है, कोई उन्हें संभाल के रखता है, तो कोई ट्रक से उन्हें शहर पहुंचाता है। तो हमारे गांव के ज्यादातर लोग वहीं काम करते हैं। बहुत बड़ा व्यापार है सेठ जी का, लेकिन जितना बड़ा व्यापार, दिल उतना ही छोटा उनका। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे गांव के सेठ ने? अरे सेठ गांव में थोड़ी न रहते हैं, वो तो बेंगलुरु शहर में अपनी बड़ी सी कोठी में रहते हैं, और यहाँ के मजदूरों के लिए उन्होंने माचिस के डब्बे जैसे कमरे बना रखे हैं। पैसे भी मेहनत के अनुसार नहीं देते। खैर, ये सारी बातें तो तुम वहाँ काम करते हुए ही जान जाओगे। बालाजी उमा की बातों को सुनकर दंग रह जाता है। उसे अब माधवन पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसकी वजह से उसके नेक पिता पर लोग उंगली उठा रहे थे। फिलहाल उसे शांत रहकर इस मामले की तह तक जाना था और सबूत इकट्ठे करने थे, ताकि वो माधवन की पोल खोल सके। इसीलिए वो चुपचाप उमा के साथ वहाँ पहुँचता है, जहाँ माधवन आराम से बैठकर मजदूरों को फटकार लगा रहा था। वो उमा को देखते ही उस पर बरस पड़ता है। आ गई महारानी जी, मिल गई फुर्सत आपको घर के कामों से। अरे साहब, मैंने तो आज छुट्टी ली थी। वैसे भी कौन सा मैं नहीं आई तो आपका काम रुका हुआ है, या आप मुझे आज के पैसे देने वाले हो? पैसे तो आप काट ही लोगे, तो क्यों बेवजह की बातें करके अपना और मेरा खून जला रहे हो? तुझे नहीं लगता जब से तेरा बापू मरा है तेरी जुबान ज्यादा चलने लगी है ना? शुक्र मनाइए कि जुबान ही चल रही है। अच्छा छोड़िए, मुझे आपसे बहस करके अपना समय बर्बाद नहीं करना। मैं यहाँ इसके साथ आई हूँ। ये गांव में नया आया है, काम की तलाश में था। अब बाकी की बातें आप इनसे ही कर लेना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर उमा वहाँ से चली जाती है और बालाजी सोच में पड़ जाता है। पिताजी ने जैसा माधवन के बारे में बताया था, यह तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। या फिर हो सकता है इतने सारे लोगों से काम लेते लेते चिड़चिड़ा हो गया हो। खैर, सच्चाई जो भी हो उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। ओए लड़के, वहाँ खड़े खड़े खुद से ही बातें करता रहेगा या इधर भी आएगा? चल जल्दी से इधर आ, देखूं तो तू कौन सा काम कर पाएगा। माधवन बालाजी से अच्छी तरह पूछताछ करता है और निश्चित होने के बाद उसे मछलियों की लोडिंग के लिए काम पर रख लेता है। देख लड़के, मैंने तुझे काम समझा दिया है, वो तुम कल से काम पर लग जाना। यहाँ बाकी मजदूरों के साथ ही तेरे रहने और खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। बाकी रोज के काम के बदले तुझे 100 रुपए मिलेंगे। बोल, तुझे कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं नहीं मालिक, लेकिन आपको नहीं लगता कि 100 रुपए बहुत कम है? देख लड़के, ज्यादा ज्ञान की बातें मुझे हजम नहीं होती। यदि तुझे सही लगे तो काम कर, नहीं तो चलता बन। हमारे यहाँ काम करने वालों की कमी नहीं है। बालाजी माधवन से ज्यादा बहस नहीं करता और मान जाता है। दूसरी तरफ शहर में उसके पिता श्रीनिवासन परेशान थे। सरस्वती, यह बालाजी अचानक से कहाँ चला गया? उसने तुम्हें कुछ बताया है? कल रात को बोल तो रहा था कि उसकी किसी दोस्त की शादी हो सकती है, वहीं गया होगा शायद। यह लड़का बिना पता नहीं कब क्या करता है, क्या सोचता है, किसी को कुछ खबर नहीं रहती। खैर, सिवाय उसके लौटने के इंतजार के हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है।
बालाजी को कनकपुरा आए कुछ दिन बीत जाते हैं। इतने दिन हो गए मुझे यहाँ आए, अब तक माधवन के खिलाफ कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। अब तक तो बस इतना ही समझ में आया है कि माधवन ने मजदूरों के रहने और खाने पीने के लिए जो व्यवस्था की है वह बहुत ही खराब है। ऐसा करता हूँ, आज उमा से मिलता हूँ, हो सकता है उससे कोई मदद मिल जाए। ऐसा सोचते ही बालाजी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग कर्मचारी गुजरता है जिसका नाम कनप्पा होता है। अरे बालाजी, अकेले अकेले बात करके मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम्हें पसंद आने लगी है? अरे नहीं नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस माधवन के इरादों के बारे में सोच रहा था। बालाजी, माधवन जितना शैतान दिखता है उतना ही उड़े जमीन के अंदर फैली हुई है। उससे लेना अपनी जान को मुश्किल में डालने जैसा। वह कुछ तो गला है। कुछ साल पहले उसकी किसी के बारे में उमा के पिता कन्नन को पता चला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अभी को शक है कि उसकी सच्चाई जान माधवन ने उसे मरवा दिया। और यह लादी की मछलियों को पकड़ते वक्त उसके पैर नदी में फिसल गए थे और डूब जैसे उसकी मौत हो गई। चाह कर भी उसका कुछ न बिगाड़ सके, उल्टे उसे यहाँ काना पड़ता है। इस गांव का कुछ नहीं बाला बेटा, इसलिए मेरी बात, माधवन से दूर ही रहो। अच्छा काका, मैंने सुना है यह माधवन यहाँ का मालिक नहीं बल्कि मैनेजर है, तो आप सभी इसकी शिकायत मालिक से क्यों नहीं करते? बेटा, लगता है यदि मालिक को हमारी चिंता होती तो वह इतने साल बार भी हमारी खोज खबर लेने यहाँ नहीं आ। अरे बेटा, पैसा लोगों के जमीर को मार देता है। सिरिन इसी गांव में पला बड़ा है, इसी गांव की कमाई खाता है, लेकिन एक बार ठहर गया, आज तक लौट कर नहीं आया। मुझे तो लगता है उसे भी माधवन के बारे में पता ही होगा। वैसे भी मालिक के सह के बिना उसका नौकर काम थोड़ी नहीं कर सकता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यदि माधवन ने मुझे तुमसे बात करते देख लिया तो ये तो खैर नहीं। इतना कहकर कनप्पा वहाँ से चला गया, लेकिन अपने पीछे बालाजी के मन में हजारों सवाल छोड़ गया। आखिर ऐसा क्या करता है माधवन जिसकी वजह से उमा के पिता की जान चली गई? मुझे जल्द से जल्द यह पता करना ही होगा। बालाजी काम खत्म करके शाम के वक्त गांव घूमने निकल पड़ता है। उसके कदम उसी तालाब की तरफ बढ़ जाते हैं जहां वो पहली बार उमा से मिला था। वो वहां जाता है और अपने पैरों को तालाब के पानी में डालकर बैठ जाता है। पानी की शीतलता उसके बेचैन मन को राहत दे रही थी। तभी किसी की मीठी आवाज ने उसे चौंका दिया। अरे ओ परदेसी, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उमा, तुम? आओ आओ। वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम्हें मेरे बारे में सोचना पड़ रहा है? देखो उमा, बुरा मत मानना और ना ही गुस्सा करना। बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा यकीन करो, जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा है उसी वक्त मेरे दिल ने मुझसे कहा कि मेरी जीवन संगनी तुम ही बनोगी। अच्छा, तो ये बात है। देखो बालाजी, वैसे तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारे दांत तोड़ देने चाहिए थे, लेकिन वो क्या है ना कि तुम भी मुझे पसंद आने लगे हो। बालाजी उमा की सहमति सुनकर बहुत खुश होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी अपनी सच्चाई उमा को बताए या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद वो कुछ फैसला करता है। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं अभी अपनी सच्चाई उमा को नहीं बताऊंगा। जिस दिन उसके पिता को इंसाफ मिलेगा उस दिन खुद ब खुद मेरी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। तब तक मुझे शांत ही रहना होगा। क्या खुद में ही बड़बड़ किए जा रहे हो? मुझे भी तो बताओ। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो वो बस ज्यादा खुश हो गया था, इसीलिए मुर्गन स्वामी को धन्यवाद दे रहा था। अच्छा उमा, क्या तुम मुझे माधवन के बारे में कुछ बता सकती हो? मुझे लगता है ना वह मछलियों की आड़ में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है। बालाजी,
तुम इन बातों से दूर रहो, माधवन बहुत खतरनाक है। उसकी वजह से मैंने अपने पिता को खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती। बालाजी के बार बार पूछने के बाद भी उमा उसे कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से अपने अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। रात को सोते वक्त बालाजी को कुछ आवाजें आती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और वो कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कमरे में सो रहे मजदूर उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे भाई, बाहर कहाँ जा रहे हो? हैं, तुम्हें यहाँ के नियम नहीं पता क्या? रात के वहाँ अपने कमरे से बाहर निकलना मना है। इस आप लेट जाओ, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। बालाजी उन दोनों की बातों को गौर से सुनता है। वो समझ जाता है उसका बाहर जाना बहुत जरूरी है। यदि वो बाहर नहीं जाएगा तो माधवन की सच्चाई कभी बाहर ही नहीं आ पाएगी। इसीलिए वो उन दोनों की बातों को अनसुना कर बाहर निकल जाता है। वो देखता है बाहर ट्रक ही लगी हुई है, जिस पर मछलियां लादी जा रही है। ये क्या, रात के वक्त ट्रक? लेकिन इसका हिसाब तो वो लेजर में है ही नहीं। बालाजी खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है। इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे यहाँ के नियम नहीं मालूम? रुक जा, आज मैं तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ। ज्यादा होशियारी दिखा रहा है ये लड़का। मैंने सुना कि दिन में तू कनप्पा में मेरे बारे में पूछताछ कर रहा था। रुक जा, आज तेरे अंदर के जासूस को मैं बाहर निकालता हूँ। इतना कहकर माधवन उसे बुरी तरह पीटता है और डराते हुए कहता है, तू यहाँ नया है, इसलिए इतनी दवा तेरे लिए काफी है। बाकी तो तू खुद समझदार है। माफ कीजिएगा मालिक, गलती हो गई। आज के बाद आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। माधवन गुस्से में तमतमाता हुआ वहां से चला जाता है। बालाजी अपने दर्द को बर्दाश्त करता हुआ किसी को फोन लगाता है। फोन की दूसरी तरफ जो भी था उसने उसे आश्वासन दिया, जिसके बाद फोन कट गया। अगली सुबह होते ही गांव में लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें आने लगी। सारे लोग आश्चर्य में थे कि आज इतने सालों बाद श्रीनिवासन को गांव की याद कैसे आ गई। माधवन के तो जैसे हाथ पैर फूल गए थे। अरे मालिक, आप यूं अचानक? अरे एक बार बता तो दिया होता, मैं आपके स्वागत की जबरदस्त तैयारी कर लेता। स्वागत? और तुम? इतना कहकर श्रीनिवासन की नजरें बालाजी के ऊपर गई। उसके चोट को देखकर उसका कलेजा कांप उठा। माधवन, क्या तुम्हें अपने कर्मचारियों का ध्यान नहीं? इस लड़के को इतनी चोट कैसे आई है? मालिक, वो क्या है ना कि यह यहाँ नया है तो कहीं गिर गया होगा, बस यही बात है। क्यों बालाजी, यही बात है ना? बताओ मालिक को तुम्हें यह चोट कैसे आई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर पिताजी को बताऊंगा कि यह चोट मुझे कैसे लगी। बालाजी के मुंह से श्रीनिवासन के लिए पिताजी शब्द सुनकर माधवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाकी के मजदूर और उमा भी आश्चर्य से बालाजी की तरफ देखने लगे। मुझे तो इस पर शुरू से ही शक था। देखने और बातें बनाने में ये किसी शहरी लड़के से काम नहीं लगता। तभी मुझे बनाने आ गया। अब बताती हूँ तुम्हें। आप सभी को इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरे पिता हैं। बाकी माधवन, तुम खुद समझदार हो, तुम्हें मेरे यहाँ आने का मकसद तो समझ में आ ही गया होगा। माधवन, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। इतने सालों तक मैंने तुम पर आंख मूंद कर भरोसा किया, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। जिन मजदूरों की वजह से हम चैन की रोटी खा रहे थे, उन्हें ही तुमने कीड़े मकोड़ों की तरह रखा। उन पर जुल्म करते रहे, उन्हें उनका मेहनताना नहीं देते हो। मुझसे तो तुम इनके खाने रहने और दिहाड़ी के नाम पर भर भर के पैसे लेते थे, लेकिन वह पैसा तुम खुद के पास रख लेते थे। यहाँ तक कि तुम मछलियों की चोरी भी करते रहे। यदि आज बालाजी ना होता तो तुम्हारी यह सच्चाई कभी मेरे सामने आती ही नहीं। इतना कहकर श्रीनिवासन माधवन की गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देता है और उसे अपने साथ आई पुलिस के हवाले कर देता है। गांव वालों, आज से आप सभी इस माधवन के डर से आजाद हैं। मैं जल्द से जल्द नए मैनेजर की खोज करता हूं,
तब तक यहाँ का सारा काम मेरा बेटा बालाजी संभालेगा। क्यों बेटा? पिताजी, मैं कुछ दिन नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता हूँ। यहाँ की मिट्टी में अपनापन है। वैसे भी शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी मुझे पसंद नहीं। अगर आप हाँ कहे तो मैं इस मैनेजर की नौकरी को हमेशा के लिए करना चाहूंगा। श्रीनिवासन अपने बेटे के विचारों से बहुत खुश होता है। वैसे तो उसे भी अपने गांव से बहुत लगाव था। वो तो बस अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए शहर जाकर बस गया था, और आज जब उसकी इकलौती संतान यही रहना चाहती थी तो उसके लिए ये तो खुशी की बात थी। पिताजी, सारी बातें क्लियर हो गई। गांव की सच्चाई सामने आ गई। अब मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इतना कहकर बालाजी उसे उमा से मिलवाता है। श्रीनिवासन को उमा बहुत पसंद आती है और वो इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। सभी बहुत खुश थे। उनके सर से अब माधवन नाम की शैतान का साया जो हट चुका था।